नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज से ITU सम्मेलन और भारत मोबाइल कांग्रेस का आगाज। 190 से अधिक देश लेंगे भाग, पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद राज्यसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की पहली परीक्षा कभी भी जारी हो सकती है, अधिसूचना। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद आएगी चुनी हुई सरकार। 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला लेंगे सीएम पद की शपथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान। महायुति सीट शेयरिंग फॉर्मूले का आज कर सकती है ऐलान। यूपी के लखीमपुर खीरी विधायक थप्पड़ कांड मामले में एक्शन। सीएम योगी से मुलाकात के बाद 4 लोग बीजेपी से निष्कासित। पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए आज मतदान। हजारों उम्मीदवार मैदान में। 20 पंचायतों में नहीं होगा चुनाव। समलैंगिक संबंध को चुनौती देने वाली याचिका SC में खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे अपराध नहीं बोल सकते। उत्तर भारत में बढ़ेगा ठंड का एहसास। नवंबर में ही हो सकती है पहाड़ों पर बर्फबारी। पन्नू केस में अमेरिकी आरोपों की खुद जांच करेगी भारत सरकार। आज US जाएगी इंडिया की टीम। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज होगा जबरदस्त मुकाबला। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीम होगी आमने सामने। 5 नवंबर से पहले ईरान पर अटैक करेगा इजराइल। नेतन्याहू बोले तेल और परमाणु संयंत्रों पर हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान में SCO सम्मेलन आज से। इस्लामाबाद में सुरक्षा के कड़े प्रबंध। इमरान खान की पार्टी करेगी बड़ा प्रदर्शन। अमेरिका ने जिस ड्रोन से लादेन को खोजा और जवाहिरी की ली जान, वही 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। 32,000 करोड़ का समझौता आज। बांग्लादेश में मूर्ति विसर्जन। जुलूस को बनाया निशाना। हिंदुओं पर ईंट पत्थर से हमला। गजा में खाना लेते लोगों पर इजरायली हमला। 10 फिलिस्तीनियों की गई जान। 40 घायल। 2 अस्पतालों में भी हुई बमबारी। गरीब देशों के लिए बड़ा संकट बन रहा कर्ज का जाल। प्राकृतिक आपदाओं की मार भी बढ़ी। थोक महंगाई में उछाल। सब्जियों के आसमान छूते भाव का दिखा असर। दिवाली पर घर जाने वालों की मौज। 25% तक सस्ता हुआ हवाई किराया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 5% घटा। दोपहिया वाहनों की बिक्री 16% बढ़ी। एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की जान जाने को लेकर शिंदे सरकार सवालों के घेरे में है। सबसे ज्यादा मुश्किल में बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं। विपक्ष ने तो फडणवीस के इस्तीफे की मांग कर ही दी है और इस बीच अब अजित गुट ने भी फडणवीस को घेर लिया है। अजित गुट की एनसीपी ने इस घटना को लेकर कहा कि ये गृह विभाग की नाकामी है। एनसीपी के प्रवक्ता MLC अमोल मितकारी ने कहा कि ये घटना हमारी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। ये मुंबई में भयंकर सुरक्षा स्थिति को दिखा रही है। अगर एक आम आदमी के साथ ऐसा हो तो हम समझते हैं, लेकिन एक पूर्व मंत्री की जान ले ली गई, जो गृह विभाग की नाकामी को दिखाता है। अगर मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की जान पर बने खतरे को गंभीरता से लिया होता तो ये घटना नहीं होती। दरअसल गृह मंत्रालय फडणवीस के ही पास है, इसलिए फडणवीस बुरे फंस गए हैं। साफ है, अजित गुट ने इस घटना के लिए देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहरा दिया है और न सिर्फ जिम्मेदार ठहराया बल्कि उनकी अनदेखी पर भी सवाल उठाए हैं। बता दें कि विपक्ष की कांग्रेस, शिवसेना, UBT और शरद पवार ने भी इस घटना को लेकर प्रदेश की NDA सरकार को घेरा है और अब जब अपने ही सहयोगी सवाल उठा रहे हैं तो ऐसे में सरकार पर भी दबाव बढ़ जाता है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या फडणवीस इस्तीफा देंगे। बहरहाल अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बीते दिनों एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से मुंबई ही नहीं बल्कि पूरा देश सकते में है। इस हत्याकांड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई ने दशकों तक खूनी खेल का दंश झेला है। अब महाराष्ट्र में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो महाराष्ट्र को क्यों निशाना बनाना चाह रहा है। वहीं इसके साथ ही क्या मुंबई की सड़कों पर 1990 के दशक में हुए खूनी गैंगवार और मुठभेड़ों की वापसी होगी?
एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे के ऑफिस के बाहर शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सियासत के साथ डी रियल एस्टेट में उनका बड़ा नाम था। भव्य इफ्तार पार्टियों की मेजबानी के लिए वो प्रसिद्ध थे। उनकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, मगर कई लोगों का मानना है कि इस कहानी में कुछ और भी है। अंडरवर्ल्ड और इसके कुख्यात गैंगस्टर से मुंबई का पुराना नाता रहा है। देश की आर्थिक राजधानी और सपनों का ये शहर न केवल आम लोगों बल्कि हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और अरुण गवली जैसे कुख्यात डॉन का भी घर रहा है। इसकी सड़कों पर दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अबू सलेम और छोटा राजन जैसे डॉन के खूनी गैंगवार देखे गए हैं। 1990 के दशक में इस शहर ने कई गैंगलैंड मर्डर, वसूली और पुलिस एनकाउंटर देखे हैं। पिछले दशक में अबू सलेम और छोटा राजन जैसे डॉन को न्याय के कटघरे में लाने के साथ ही अंडरवर्ल्ड ने दम तोड़ दिया था, मगर बाबा सिद्दीकी की हत्या ने बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड और रियल एस्टेट के गठजोड़ की मुंबई में वापसी का रास्ता खोल दिया है। वहीं सलमान खान या उनके करीबियों को निशाना बनाने का लॉरेंस बिश्नोई की ये पहली साजिश नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का नतीजा है। लॉरेंस बिश्नोई शायद शहर में गिरोह के सरगनाओं की कमी को पूरा करना चाह रहा है। वहीं इसके साथ ही मुंबई पुलिस के पूर्व एसीपी प्रोफेसर धनराज वंजारी का कहना है कि ये वारदात राजनीति के अपराधीकरण की ओर इशारा करती है, जो पिछले कई दशक से शहर में व्याप्त है। नेताओं और मशहूर हस्तियों के अंडरवर्ल्ड से गठजोड़ के कारण उन्हें सुरक्षा और आर्थिक मदद मिलती है। बिश्नोई गिरोह पंजाब में एक छात्र राजनीतिक संगठन से उभरा है। वहीं इसी के साथ इस गिरोह के दुनिया भर के 7 देशों में ठिकाने हैं। आमतौर पर इन गिरोहों को स्थानीय पुलिस के संरक्षण की जरूरत होती है और कई बार संरक्षण मिलता भी है। इसकी गवाह कई पुरानी घटनाएं भी हैं। वहीं इसके बाद अब जब मुंबई पुलिस रेड अलर्ट पर है, तो क्या बिश्नोई गिरोह यहां घुसकर अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगा? ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आशंका जाहिर की है कि मुंबई में 1990 के दशक जैसी गैंगवॉर की वापसी हो सकती है। जानकारों का मानना है कि संभावना ये भी है कि डी कंपनी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से मुकाबला कर सकती है। इसकी वजह ये भी है कि बिश्नोई गैंग ने उनके इलाके में कदम रख दिया है। जाते जाते रुला गया हंसाने वाला। जी हाँ, एक बार फिर फिल्म और टीवी जगत गहरे शोक में डूबा है। टीवी और सिनेमा की दुनिया में अपनी कॉमेडी से लोगों को गुदगुदाने वाले एक्टर अतुल परचूरे नहीं रहे। सिर्फ 57 साल की उम्र में अतुल ये दुनिया छोड़ गए हैं। सोमवार 14 अक्टूबर को अतुल ने आखिरी सांस ली। अतुल लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे और अपना इलाज करवा रहे थे, लेकिन कैंसर को कड़ी टक्कर देने के बाद भी अतुल ये जंग हार गए हैं। जानकारी के मुताबिक अतुल ने सोमवार को हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। हालांकि अभी तक अतुल परचूरे के परिवार की तरफ से उनके निधन के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं मशहूर मराठी एक्टर और अतुल के करीबी दोस्त जयवंत वाडकर ने एक्टर के निधन पर रिएक्ट करते हुए बताया है कि अतुल जल्द ही मराठी प्ले सूर्याची पिल्ले में नजर आने वाले थे, जिसके लिए वो दोनों एक साथ रिहर्सल्स भी कर रहे थे। लेकिन अचानक अतुल की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें 5 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि बीते साल ही अतुल के लीवर में कैंसर का खुलासा हुआ था। तब अतुल ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके लीवर में 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर मिला था, जो कि कैंसीरियस निकला था। उस वक्त अतुल अपनी शादी की 25वीं सालगिरह के मौके पर अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए ट्रिप पर गए थे। उसी दौरान उन्हें खाने में कुछ दिक्कतें होने लगी। डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई थी, जिसमें उनके लीवर में ट्यूमर होने का खुलासा हुआ था, जिसके बाद से ही अतुल का इलाज चल रहा था। हालांकि इस इलाज के दौरान अतुल को कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि शुरुआती प्रक्रिया में ही उनका गलत इलाज हो गया था, जिसके बाद उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। इस गलत इलाज का असर अतुल के पैनक्रियास पर पड़ा था। इस वजह से उनकी हालत काफी बिगड़ गई थी। हालांकि बाद में डॉक्टर चेंज कर उन्होंने अपना सही इलाज शुरू करवाया था। कैंसर से जंग लड़ने के साथ ही अतुल लगातार काम कर रहे थे, लेकिन अब उनका ये सफर थम गया है। सिर्फ 57 साल की उम्र में अतुल परचूरे ये दुनिया छोड़ गए हैं। बता दें कि अतुल परचूरे मराठी फिल्म्स और थिएटर के बेहद लोकप्रिय एक्टर थे। साथ ही वो बॉलीवुड फिल्मों का भी चर्चित चेहरा थे। उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म बिल्लू, सलमान खान की पार्टनर और अजय देवगन की ऑल द बेस्ट जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया था। अतुल परचूरे कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में भी नजर आए थे। एक्टर अपने पीछे पत्नी सोनिया परचूरे और बेटी साखिल परचूरे को छोड़ गए हैं। सोनिया और साखिल दोनों ही क्लासिकल डांसर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।
भारतीय सशस्त्र बलों की निगरानी क्षमता को मजबूत करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच 32,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे पर आज यानी 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस सौदे के तहत भारत 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा। साथ ही इन ड्रोन के लिए देश में मरम्मत, रखरखाव और MRO यानी ओवरहॉल की सुविधा भी स्थापित की जाएगी। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने पिछले हफ्ते 31 प्रीडेटर ड्रोन के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। बता दें कि 31 प्रीडेटर ड्रोन में से 15 भारतीय नौसेना को मिलेंगे, जबकि वायुसेना और थल सेना के बीच समान रूप से बांट दिए जाएंगे। $31 Predator drones have been cleared by the CCS, and which would include 16 for land use and 15 for the maritime use, which is largely the naval use. These are very capable platforms with large endurance, and therefore they will help us tremendously in keeping our area of interest and area of responsibility under surveillance, so that we can know who is doing what and why. And that is very important, because that is the start point for any naval action, and we would like to ensure that as far as part of the overall maritime security, the Indian Navy is fully aware of what is happening in our area of interest. So in that sense, they will bring in tremendous capability, and along with the manned air assets which we have got, we are also looking at man-unmanned teaming. There will be an occasion wherein either one or both kinds of platforms will operate. As you are aware that when we apprehended the MV Ruin few months back and saved 17 crews and apprehended 35 pirates, these drones, which right now we have got on lease, one of them was used very extensively to monitor and track that vessel, so that we could take action almost 2,000 kilometers from our shore in consonance with our para-drop soldiers which were there. इन अनुबंधों पर हस्ताक्षर के लिए अमेरिकी सैन्य और कॉर्पोरेट अधिकारियों की एक टीम भारत में मौजूद है। संयुक्त सचिव और नौसेना प्रणालियों के अधिग्रहण प्रबंधक सहित शीर्ष भारतीय रक्षा अधिकारी हस्ताक्षर समारोह में उपस्थित रहेंगे। भारत कई वर्षों से अमेरिका के साथ इस सौदे पर चर्चा कर रहा है। भारत इन ड्रोनों को 4 स्थानों पर तैनात करने की योजना बना रहा है। चेन्नई के पास INS राजली, गुजरात में पोरबंदर, सरसावा और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर। अब इन ड्रोन के आने से यकीनन सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी होगी और दुश्मन के हर नापाक इरादे को समय से पहले नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। कनाडा ने एक बार फिर भारतीय राजनयिकों पर मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य भारतीय राजनयिकों पर जून 2023 में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में जुड़े होने का आरोप लगाया गया। भारत ने कनाडा के इस रवैये पर विरोध जताते हुए दिल्ली स्थित उसके मिशन के सीनियर डिप्लोमेट को समन किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा में भारतीय उच्चायोग और अन्य राजनयिकों पर बेबुनियाद निशाना अस्वीकार्य है। ताज़ा तनाव के बाद भारत और कनाडा ने एक दूसरे के 6 शीर्ष राजनयिकों को देश निकाल दिया है। भारत ने जिन कनाडाई नागरिकों को देश छोड़ने को कहा, उसमें कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस विलर, उप उच्चायुक्त पैट्रिक हैबर्ट, प्रथम सचिव मैरी कैथरीन जोली और प्रथम सचिव लैन रॉस डेविड ट्राइट्स शामिल हैं। अन्य 2 राजनयिक प्रथम सचिव एडम जेम्स चुइक्का और प्रथम सचिव पाउला और जुआयला शामिल हैं। कनाडा ने भी भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा समेत 6 शीर्ष राजनयिकों को देश छोड़ने को कहा है। हालांकि भारत ने इससे पहले अपने राजनयिकों को स्वदेश बुलाने का आदेश दे दिया था। इस पूरे मामले में कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने बयान जारी कर आरोप लगाया। पुलिस ने कहा, भारतीय राजनयिक उनके देश में लोगों का डेटा जुटा रहे थे। पुलिस ने यह भी कहा कि इससे दक्षिण एशियाई समुदाय के सदस्यों और विशेष रूप से खालिस्तान समर्थक आंदोलन के सदस्यों के जीवन को विश्वसनीय और आसन्न खतरा है।
पुलिस ने यह भी कहा कि हमने कई बार भारतीय अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी और सबूत भी सौंपे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरसीएमपी ने कहा, एक असाधारण परिस्थिति हमें कनाडा में गंभीर आपराधिक गतिविधि में भारत सरकार के एजेंटों की संलिप्तता के बारे में हमारी कई चल रही जांचों में कुछ पता चला है, उसके बारे में बात करने के लिए मजबूर कर रही है। चल रही जांचों के बारे में जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रकट करना हमारी सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ताकि उनकी अखंडता बनाए रखा जा सके। हालांकि हमें लगता है कि हमारे देश में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरे के कारण इस समय ऐसा करना आवश्यक है। आरसीएमपी ने आगे कहा, पिछले कुछ सालों में और हाल में कनाडा में आरसीएमपी सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने हत्या, जबरन वसूली और अन्य आपराधिक हिंसक कृत्यों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाले बड़ी तादाद में आरोपियों की सफलतापूर्वक जांच की है और उन पर आरोप लगाए। इसके अलावा दक्षिण एशियाई समुदाय के सदस्यों, खासकर खालिस्तान समर्थक आंदोलन के सदस्यों के जीवन को 1 दर्जन से अधिक विश्वसनीय और आसन्न खतरे भी सामने आए हैं। इन खतरों से निपटने के प्रयासों की जांच और समन्वय के लिए एक मल्टी डिपार्टमेंटल टीम बनाई गई। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने आरोप लगाया, इन सभी घटनाओं के पीछे भारत सरकार के एजेंटों का हाथ था। उसका कहना था कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई के बावजूद नुकसान जारी रहा है, जिससे हमारी सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया। पुलिस ने कहा कि हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हमें लगा कि भारत सरकार से बात करना और जनता को कुछ बहुत गंभीर निष्कर्षों के बारे में सूचित करना जरूरी है, जो हमारी जांच के माध्यम से सामने आए हैं। बयान में आगे कहा गया, कनाडा में हिंसक उग्रवाद का खतरा, जिस पर कनाडा और भारत पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। हालांकि ये खतरे कनाडा और भारत के सहयोग करने की क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। इस हफ्ते के शुरू में संघीय पुलिस के डिप्टी कमिश्नर मार्क फ्लाई ने भारत और कनाडा में हो रहे हिंसक उग्रवाद पर चर्चा करने के लिए अपने भारतीय कानून प्रवर्तन समकक्षों से मिलने का प्रयास किया और कनाडा में भारत सरकार के एजेंटों की गंभीर कानूनी गतिविधियों में संलिप्तता से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए। ये प्रयास असफल रहे, इसलिए डिप्टी कमिश्नर पाइन ने सप्ताहांत में राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नैथली ड्रॉइन और विदेशी मामलों के डिप्टी मास्टर डेंड मोन्टोन के साथ भारत सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की। तो जांच से पता चला कि कनाडा में स्थित भारतीय राजनयिक और वाणिज्य दूतावास के अधिकारी अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग करके गुप्त गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, जैसे कि भारत सरकार के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सूचना एकत्रित करना और अन्य व्यक्ति जो स्वेच्छा से या दबाव के माध्यम से ऐसा करते हैं। साक्ष्य ये भी दर्शाते हैं कि कनाडा और विदेशों में कई तरह की संस्थाओं का इस्तेमाल भारत सरकार के एजेंटों द्वारा सूचना एकत्र करने के लिए किया गया। इनमें से कुछ व्यक्तियों और व्यवसायों को भारत सरकार के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया और धमकाया गया। भारत सरकार के लिए एकत्र की गई जानकारी का इस्तेमाल फिर दक्षिण एशियाई समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल
फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।